अ माइनर एज पेरेंट पेरेंट कह रहा हूँ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? देखो जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ता है ना, अब तो है नहीं, अब तो आपकी बुक में LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप एक्ट होता था वहां पे चीज क्लियर थी और ज्यादा। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं। अ माइनर इज इनकैपेसिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एज अ पार्टनर, एक माइनर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनर क्या होता है पता है ना आपको? पार्टनरशिप एक्ट में आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा शायद, ठीक है? तो एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, एक पार्टनर बन के काम नहीं कर सकता पार्टनरशिप एक्ट में। ही कैन एडमिटेड एज बेनिफिशियल पार्टनर विद यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सर ये क्या बात होती है? वो काम करने के लिए पार्टनर नहीं बन सकता एज पर पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन वहां पे ये भी गिवन है कि वो एज ए बेनिफिशियल पार्टनर बन सकता है। सर ये क्या होता है? जैसे पहले 4 पार्टनर थे, जनरली कहां होता है वो समझ लीजिए पहले, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पॉइंट। जैसे 4 पार्टनर है, 4 दोस्त हैं या पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? बिजनेस चल रहा है, लेकिन किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, मान लो इन चारों में से मान लीजिए किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब इन तीनों को पता है कि यार ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था, इसका भी अपनी जगह काम था, इसने बहुत कुछ दिया है हमारी फर्म को इस बिजनेस को बड़ा करने में। तो इसके मान लो अगर घर में कोई बच्चा है, माइनर है, तो उसको क्या करते हैं तीनों लोग ना, ये तीनों मिलके उस बच्चे को अपना फर्म में बेनिफिशियल पार्टनर बना लेते हैं, ताकि बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा हो तो उसमें जो इसके बाप का हिस्सा था कल एक जमाने में, वो हिस्सा इसको मिले, सिर्फ बेनिफिट के लिए। ये काम नहीं करेगा वहां जाके, लेकिन जो प्रॉफिट वगैरह आएगा ना, जो सब में बढ़ता था बराबर, उस प्रॉफिट में से इस बच्चे को भी मिलेगा। इसके लिए इन तीनों ने हाँ करी होनी चाहिए, तीनों ने, बस ये ध्यान रखना। अगर इसमें से एक भी मना कर रखा ना तो ये चीज नहीं हो सकती। इसलिए यहां पे क्या बोला है? यूनानिमस कंसेंट, ध्यान रखने वाला वर्ड यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए। यूनानिमस कंसेंट का मतलब होता है किसी ने भी उस चीज को मना ना किया हो, जितने भी लोग हैं पार्टनरशिप में। क्लियर है? चलिए आगे। अ माइनर एज अ शेयर होल्डर, क्या एक माइनर किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है? तो इन जनरली वो नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर उसको शेयर ट्रांसफर हुए हैं, उसके मां बाप के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं उसको शेयर, तो वो शेयर रख सकता है एसेट ट्रांसफर वाले केस में। शेयर अपने मां बाप की तरफ से वो शेयर वो रख सकता है, बट वो शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए, बस इतना फर्क है। उसको वो शेयर, वो खुद नए शेयर नहीं ले सकता, कहीं पे जाके वो नए शेयर नहीं ले सकता, लेकिन उसको अगर पेरेंट्स वगैरह से शेयर ट्रांसफर होकर आए हैं, माँ बाप ने अपने बच्चे को शेयर ट्रांसफर कर दिया या फिर उनकी डेथ पे उसको शेयर बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो गए, तो ऐसे केस में उसके पास शेयर हो सकते हैं। लेकिन वो नए शेयर, एक माइनर बंदा 18 साल से नीचे का बंदा शेयर मार्केट में जाकर शेयर खरीद नहीं सकता। यार देखो होता क्या, प्रैक्टिकली भी समझो ना, कि आपका पैन कार्ड का बनता है 18 साल के बाद, मेजर वाला पैन कार्ड, और उसके बेस पे ही आप आईडी बनाते हो अपनी, मतलब शेयर मार्केट में जो एप्लीकेशन है ना अपनी, ग्रो वगैरह हो गया, जेरोडा हो गया, उसके एप्लीकेशन बनाते हो, फिर वहाँ पे जाके आप शेयर परचेज सेल करते हो। तो जनरली वही नहीं बनती बिना पैन कार्ड के, जहाँ पे आप 18 साल के हो। ऑल द पैन कार्ड माइनर का भी बनता है, बट उसमें माइनर रहता है वो बंदा, उसका स्टेटस माइनर रहता है। तो सिंपल सा पॉइंट था कि एक माइनर शेयर्स नहीं खरीद सकता, शेयर होल्डर, सॉरी, किसी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बन सकता, किसी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बन सकता वो एक माइनर। लेकिन उस माइनर को अगर पेरेंट्स के थ्रू या कोई शेयर ट्रांसफर हुए हैं तो वो हो सकते हैं, ठीक है? एक तरह से वो एक तरह से बेनिफिशियली ऑनर हो गया उस शेयर्स का। अब वो आगे बेच नहीं पाएगा उसको उसी टाइम पे, उसके पास पड़े रहेंगे जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, ये भी ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं। अ माइनर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर मतलब शेयर होल्डर। जब कंपनी जब बनती है ना, जब नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो क्या होता है कि उसमें जितने भी लोग होते हैं उनके अपनी अपनी शेयर होल्डिंग, उनको प्रमोटर बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो बंदे अपना पैसा लगा के एक कंपनी बनाते हैं, तो ये जो माइनर है ना, ये कभी भी शेयर होल्डर नहीं हो पाएगा, मेंबर नहीं बनेगा कंपनी का, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है। तो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेंबर तो तभी बन पाएगा जब वो कंपनी के बिहाफ पे उसके पास शेयर होल्डिंग हो और उसके बिहाफ पे वो काम कर सके। वो काम तो कर ही नहीं सकते, एक माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता,
तो जब वो आ ही नहीं सकता तो शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता। ये पॉइंट है यहाँ पे। शेयर होल्डर या फिर मेंबर, आप दोनों वर्ड में से कोई भी यूज कर लो। शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फर्क होता है ये आप अपने कंपनी एक्ट में पढ़ोगे। अभी के लिए हम दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर ट्रांसफर फ्रॉम इट्स, नहीं कैन नॉट नहीं है ये, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे कैन गलत हो गया शायद। एक माइनर शेयर होल्डर बन सकता है अगर वो शेयर्स फुल्ली पेड अप हो। आपने पढ़ा था ना अलॉटमेंट ऑफ शेयर वाले अकाउंटिंग में कि पहले सब्सक्राइब वैल्यू इतने रुपए आई, 20% आई, 10% आई, फिर उसके बाद 20% इतने साल इतने दिन के बाद आई, फिर कुछ दिनों बाद आई। तो वो वाला केस यहाँ पे लग रहा है। देखो अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर है तभी गार्जियन जो होंगे, पेरेंट्स होंगे, अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर नहीं होंगे तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और वो माइनर के पास या माइनर शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा। यानी एक पेरेंट्स भी फुल्ली पेड अप शेयर ही ट्रांसफर कर सकता है अपने बच्चे के नाम पे। आगे एक और सिचुएशन बनती है यहाँ पे, सर क्या? इफ शेयर्स आर मिस्टेकनली अलॉटेड डायरेक्टली टू द माइनर सच एज एन अलॉटमेंट इज वॉइड बट कंपनी मे बी डायरेक्टेड टू रिफंड द अमाउंट इफ ट्रेसेबल। क्या बोल रहा है? एक माइनर को गलती से शेयर ट्रांसफर, मतलब गलती से शेयर अलॉट हो गए, नए शेयर एक माइनर ने अपनी गलती से कहीं पे आईडी वाईडी बना के धोखाधड़ी से जैसे भी करके शेयर खरीद लिए कंपनी के। ठीक है, अब पता चला कि भाई ये तो माइनर था, बाद में पता चला कंपनी को, तो ये जो अलॉटमेंट कंपनी द्वारा उस बच्चे को हुई थी वो वॉइड कहलाई जाएगी। बट कंपनी को साथ ही साथ जो कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा आया था वो उसे वापस करना पड़ेगा। इफ ट्रेसेबल, अगर वो माइनर ट्रेसेबल है तो। ट्रेसेबल मतलब अगर कंपनी के पास उसका नाम, एड्रेस, प्रॉपर सारी चीजें हैं तभी कंपनी उसका पैसा वापस करेगी। अगला, श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी मतलब एक तरह से आप समझ लो गारंटी। गारंटी वाले चैप्टर में, गारंटी वाले टॉपिक में और अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से लाइन पढ़ना। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वेयर इन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी ऑफ माइनर, द एडल्ट इज लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द माइनर इज नॉट, बट माइनर कैन नॉट बी श्योरिटी और गारंटर। सर क्या बोल दिया इसने, सही समझाओ। ये हो गया माइनर, माइनर को एम लिख दिया मैंने, और एक हो गया सर गारंटर, उसको मैं यहाँ पे जी लिख के चल रहा हूं, और एक होगा जो भी कोई इसकी तरफ जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाले को मैं लिखता हूँ सी। ये तो माइनर है ही, एम लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा एक तरह से गारंटर। एम ने मान लो एम फोन खरीदने गया, एक माइनर फोन खरीदने गया, और उसके साथ जी भी गया, उसका जी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, समझ लो गारंटर। उसने बोला ये फोन लो, हमें किस्त पे दे दो फोन, और ये पेमेंट किस्त इसकी मैं भरूंगा। गारंटर ने बोला इसकी किस्त मैं भरूंगा, ठीक है, ईएमआई मैं पे करूंगा। अब अगर ईएमआई एम पे नहीं करता तो जी ही पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो जो सी है ना, सी, चलो एग्जांपल पूरे ही बना देते हैं। इसने इससे क्या लिया, मान लीजिए मोबाइल, एक ऐसे नॉर्मल सा एग्जांपल बना के बता रहा हूं। मोबाइल लिया किस पे, ईएमआई पे। लेकिन इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, छोटी सी चीज देखना, सीधी सी बात है, गारंटी जी ने दी है तो सी तो जी को ही पकड़ेगा कल को, सी तो कल को जी को ही पकड़ेगा ना। लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है, पॉइंट कहना क्या चाहता है ये कभी, यहां पे क्या कहना चाहता है हमारा, कि जी ना सी के पास, एम के पास तो जाएगा ही नहीं, सॉरी सी, ये इसी को पकड़ेगा किसी भी केस में, इसके पास तो जा ही नहीं सकता। जनरली अगर ये एम कोई वो नहीं होता, माइनर नहीं होता, मान लीजिए नॉर्मल मेजर आदमी होता, ठीक है, आराम से 20-25 साल का बंदा ये होता अगर, तो सी पहले इसको पकड़ता, बार बार इसको पकड़ता कि भाई तू पैसे दे पैसे दे, ये पैसे नहीं देता तब सी इसके पास जाता इन नॉर्मल केस। लेकिन माइनर केस में सी इसके पास जा ही नहीं सकता, सी सीधा इसी को पकड़ेगा बार बार कि भाई आप आओ, मुझे उसको बच्चे से मतलब नहीं है, आप ही बताओ मुझे, आप ही पैसे दो। ये फर्क है थोड़ा सा। इन एनी केस सी गारंटर के पास ही जाएगा, एम के पास नहीं, माइनर के पास नहीं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर टेक्निकल पॉइंट था। और क्या बोल रहा सर लास्ट में, सर ये क्या लाइन बोल दी उसने, ए माइनर कैन नॉट बी श्योरिटी और गारंटर। माइनर अपने, माइनर के लिए कोई गारंटर हो सकता है लेकिन माइनर खुद गारंटर नहीं हो सकता। अब माइनर इस जगह नहीं आ सकता, माइनर खुद किसी का गारंटर नहीं हो सकता। ठीक है, कि माइनर गया, एक छोटा भाई गया 16 साल का,
उसका बड़ा भाई है मान लो 20 साल का, छोटा भाई गया 20 अपने बड़े भाई के लिए फोन दिलाने के लिए कि मेरे भैया को फोन दे दो ये वाला, पैसे मैं दूंगा इसके अगर ये नहीं देते तो कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, माइनर गारंटर बन ही नहीं सकता, उसको मना कर दिया गया लॉ में। ठीक है, माइनर के लिए कोई गारंटी दे सकता है लेकिन माइनर किसी की गारंटी नहीं दे सकता। चलिए अगला, मॉर्गेज एंड सेल्स इन फेवर ऑफ माइनर। ये भी देखो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद हमारे अच्छा ये एक पेज एक्स्ट्रा हो गया, सेम 2 पॉइंट बच जाएंगे फिर खत्म। मॉर्गेज एंड सेल इन फेवर ऑफ माइनर, देखो क्या बोलता है, माइनर कैन नॉट सेल, माइनर कैन नॉट सेल। ये यहां ध्यान रखना, जो मैं बॉक्स बनाता हूं ना, ये बहुत ध्यान रखना, ये बॉक्स ही आपको याद करके जाना है पेपर में, उन पॉइंट्स के बीच में ये याद रहेंगे तो आप पूरा का पूरा पॉइंट्स लिख दोगे। अब माइनर कैन नॉट सेल और मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी, एक माइनर अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। ऊपर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, ऊपर भी एक पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा था और बेचने के पैसा कुछ ले रहा था, लेकिन कल को मतलब अपनी एज को झूठ बता के वो सामने वाला उस पर केस करना चाहता था लेकिन वो वैलिड नहीं था। हाँ, कोर्ट के ऊपर वो है कि कोर्ट जितने पैसे उसने एडवांस लिए वो वापस करवा ले, ठीक है, लेकिन कोई बंदा माइनर से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, यानी माइनर प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। ये बात सीधी सी है, यहां पे ये बोला गया बट अ सेल और मॉर्गेज मेड इन हिज फेवर इज वैलिड, लेकिन कोई सेल इसको की गई है माइनर को तो वो वैलिड मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? इफ ही हैज पेड द कंसिडरेशन द ट्रांसफर इज एनफोर्सेबल एंड ही कैन सू द पोजीशन फॉर द प्रॉपर्टी। पहले यहां समझो सर, ये टेक्निकल लैंग्वेज क्या बता दिया आपने। देखो, माइनर अपनी प्रॉपर्टी है तो वो सेल नहीं कर सकता, वो बेच नहीं सकता जब तक वो बड़ा ना हो जाए, ठीक है, वो 21-22 साल का ना हो, 20-18 साल से ऊपर का ना हो जाए। इतना समझ में आता है? बहुत सिंपल सा है, ये बात यहां तक कही गई है बस इतनी छोटी सी लाइन में। अब बट के बाद जो बोला वो सुनो, लेकिन एक माइनर को कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है, यानी एक माइनर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अगर मैं इसको सेंटेंस को दूसरी तरीके से समझो, माइनर कैन परचेज अ प्रॉपर्टी इफ, अगर उसने, इफ ही हैज पेड द कंसिडरेशन, उसने पूरा पैसा पे करके, एक माइनर है तो चाहे बच्चा लेकिन उसके पास पैसे पड़े हैं, वो पैसे पूरे के पूरे पे करके प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो खरीद सकता है। और अगर एंड, ये देखो कितनी चीजें आगे आपके एक ही पॉइंट में, अगर सामने वाला बंदा, ठीक है, माइनर से पैसे लेने के बाद ही प्रॉपर्टी नहीं दे रहा उसको कि तू तो बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना ही एलिजिबल नहीं है, वॉइड अब इनिशियो है, तो मैं तो नहीं दे रहा तेरे को प्रॉपर्टी, जा। नहीं, इस केस में माइनर अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जा सकता है कि मैंने पूरे पैसे दे के प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए और ये बंदा मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, उसने मेरे से पैसे भी ले लिए। ये इस केस में माइनर जा सकता है। देखो कितने टेक्निकल पॉइंट बोल दिए, यहाँ पे 3 पॉइंट आए, दोबारा सुनो ध्यान से। अगर आपका ध्यान कहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ जाओ 2 मिनट के लिए। मुझे देखो, एक माइनर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, ठीक है, ये इशारा समझो, अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, लेकिन वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, उसके पास है पैसा भाई, खरीद रहा है, वो खरीद सकता है, इसमें उसका हक है, लेकिन खरीदा तभी माना जाएगा अगर वो पूरे के पूरे पैसे पे कर रहा है, तो पूरे के पूरे पैसे पे करके खरीद रहा है प्रॉपर्टी तो खरीद सकता है। और सामने वाला बंदा जो उसे बेच रहा है वो उसको मना नहीं कर सकता कि तू तो माइनर में तेरे को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, जा जो करना कर ले, ऐसा वो नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये माइनर कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मैं तो पूरे पैसे दे के प्रॉपर्टी खरीद रहा था और उसने पहले हाँ भी किया था लेकिन बाद में प्रॉपर्टी नहीं दे रहा मुझे, तो यस माइनर जा सकता है ऐसे केस में। ठीक है, समझ गए? शॉर्ट में लिख दूं उसको समझाने के लिए, आपको याद रखने के लिए, समझ तो आप गई हो। माइनर सेल प्रॉपर्टी, यहां पे लिख लो आप माइनर परचेज प्रॉपर्टी, उसको मार दो कांटा, अब आपको याद रहेगा ये। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल होगा इसका। अब माइनर इन एडवांस, एक माइनर ने एडवांस दिया बी को कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के लिए एज सिक्योरिटी, हेड माइनर ए मतलब माइनर का नाम है ए, कैन एनफोर्स द मॉर्गेज इन हिज बी बेनिफिट। सीधी सी बात है, ए ने मतलब एक तरह से माइनर ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे तो वो खरीद सकता है, यानी एडवांस दिया था उसने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो ऐसा वो कर सकता है। अब
अभी कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, तो ये पेज 2 बार आ गया है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट under which the minor is to receive some benefit or which are beneficial to him are valid. These contracts include agreement which provides the teaching, instruction or employment of minor. ये इन्होंने एक जनरल पॉइंट बना दिया, बहुत जनरल पॉइंट बना दिया ऊपर वाले पॉइंट्स के बिहाफ पे। देखो ऊपर हमने कितनी चीज़ें पढ़ी कि माइनर से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे माने जाएंगे जो माइनर के फेवर में रहेंगे, जैसे कि नेसेसिटी वाला वो पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी में से जो भी जरूरत का सामान है वो उसकी प्रॉपर्टी के हिस्से में से निकाला जा सकता है। तो माइनर बहुत सारी जगह पे बेनिफिशियरी रहेगा। पार्टनर वाले में पढ़ा था हमने कि वो बेनिफिशियरी पार्टनर बन सकता है। तो माइनर को बहुत जगह लॉ में एक तरह से बेनिफिट दिया गया है कि वो बेनिफिट जहां पे उसका बेनिफिट हो रहा हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड माना जाएगा। जैसे कि हमने पार्टनर वाला पढ़ा, जैसे कि हमने एजेंट वाला भी समझ सकते हो। प्रिंसिपल एजेंट में भी अगर उससे खुद की गलती हो तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, उसी के ऊपर आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर। पार्टनर वाले में पढ़ लिया हमने। और प्रॉपर्टी वाले में कि वो परचेज तो कर ही सकता है। नेसेसिटीज वाले में कि उसकी जरूरत का सामान के लिए जितना खर्चा उसका लग रहा है नेसेसिटीज आइटम के लिए उतना खर्चा किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी में से निकाल के, उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप की, पेरेंट्स की, उसमें से। तो उसके बेनिफिट के लिए काफी सारे पॉइंट माने जाते हैं एज पर लॉ। ये बता रखा है बस एक जनरल पॉइंट। माइनर एज इंसॉल्वेंट। अब माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है भैया? इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या था हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको, वर्ड भूल रहा हूं मैं, सॉरी। कि जिसके पास पैसा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, उसका सब चला गया, ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एक माइनर इंसॉल्वेंट माना जाएगा? ये एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है। ये माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट माना जाएगा नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा सर? वैसे क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कंपिटेंट है ही नहीं। तो इंसॉल्वेंट होना ना होना से फर्क क्या पड़ता है? मतलब सर समझ में नहीं आया। देखो इंसॉल्वेंट कब माना जाता है? कोर्ट ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। और में टाइम ठीक ठाक हो गया, इसमें काफी डिटेल में हमने इसको समझा है इस चैप्टर को। कि जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपका वो बिजनेस अब डूब गया, आपने अपना सारा लगा दिया उसमें, उसको खड़ा करने में और उसको बढ़ाने में, उसको बचाने में। जब वो डूब रहा था सब कुछ लगा दिया, सारा पैसा चला गया, आपने लोन वोन लिया, सब कुछ लिया, सब चला गया। अब आपके पास सब कुछ जाने के बाद आपके पास पैसे नहीं बचे, तो जो क्रेडिटर लोग हैं ना वो कोर्ट के पास जाएंगे। जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं, बैंक वगैरह भी कोर्ट के पास जाएंगे, केस करेंगे आपके ऊपर कि हमें पैसा नहीं दे रहा है। तो कोर्ट कहेगा कि हाँ यार इसका तो सब डूब ही गया, इसके पास जितना था इसने दे दिया, अब तो उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो कोर्ट ना डिक्लेयर करते हैं एक्चुअली में कि ही इज इंसॉल्वेंट नाउ, अब इसकी बस की नहीं है पैसा दे सकता, इसका सब कुछ खत्म हो गया। तो अब जिन लोगों को उससे पैसा लेना था वो उसको पैसा ले ही नहीं सकते अब, क्योंकि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको इंसॉल्वेंट। देखो मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूं आपको। कोर्ट ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं है, ये नल्ला हो गया, सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, अब इसके पास कुछ नहीं है। तो अब इससे कोई भी अपनी जो इतना भी जिनसे पैसा उधार लिया था वो इनसे अब इससे मत मांगो, ये तो वैसे बेचारा खत्म हो गया, अब क्या करोगे मांगे, कल को मर जाएगा, ये सुसाइड कर लेगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माइनर तो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। भैया माइनर तो बिजनेस वगैरह कर ही नहीं सकता ना, किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता तो इंसॉल्वेंट होने ना होने की बात ही क्या आती है, यही बोल रहा है वो आगे। ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल इवन फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड ही पर्सनली इज नॉट लायबल। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? उसकी प्रॉपर्टी में से उतना पैसा निकाला जा सकता है जो उसकी जरूरत के लिए हो, अदरवाइज तो वो भी नहीं निकाला जा सकता। एंड ही इज पर्सनली इज नॉट लायबल, इवन बाकी चीजों के लिए खुद तो लायबल होता नहीं, उसकी प्रॉपर्टी में से सामान पैसा निकाल के ही पेमेंट हो सकती है नेसेसिटीज के लिए। इसने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया इसमें, पॉइंट हमारा वैसा ही इसी लाइन का था, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क करना चाहो तो लिख लो कि आप इतना ही पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने काफी टाइम दे दिया इसमें, ऑल्दो हम इसको थोड़ा जल्दी कर सकते थे बट नो वरीज। देखिए
हमने यहाँ पे पढ़ा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ने जा रहे थे हम। हमारा चैप्टर है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी, इन दोनों को पार्टीज बोला गया यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शन 11 क्या बोलता है कि 3 ऐसे केसेस है जहां पे अगर ये 3 केसेस होंगे तभी दोनों पार्टीज माने जाएंगी, दोनों पार्टीज यानी ऑफरर, ऑफरी माने जाएंगे कि वो कंपिटेंट हैं उस काम को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, अग्रीमेंट बनाने के लिए वो लोग कंपिटेंट हैं। ठीक है, तो उसमें 3 चीजें बोली गई। ये तो मेजर होना चाहिए, मेजर यानी वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमागी रूप से सही होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, किसी लॉ में उसको मना ना किया गया हो। इन्हीं सारी चीजों को हमने पढ़ा था कि अगर कोई ये चीजें नहीं होती इनमें तो क्या क्या चीजें ना हो तब वो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, माइनर, अगर वो माइनर है तो नहीं कर सकता, पागल है तो नहीं कर सकता, किसी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो नहीं कर सकता। तो हमने सबसे पहला पॉइंट आज यही पढ़ा माइनर, बाकी दोनों चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या बोला जाता है कि वो 18 साल से अगर कम का है, नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर, तो माना जाएगा कि वो माइनर है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि 2 केसेस ऐसा है जहां पे माना जाएगा कि उसकी माइनॉरिटी की एज 21 साल तक रहेगी, यानी 21 साल से कम है तो माना जाएगा 2 केसेस में जहां पे कोर्ट ने ये बोल दिया गया हो, सॉरी गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में लिखा बोल दिया गया हो कि इसका एक गार्जियन अपॉइंट करना चाहते हैं हम। अगर ऐसा कुछ है, जनरली ऑर्फन के केस में होता है, तो इस एक्ट में अगर बोल दिया गया, कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया गया, तब भी उसकी माइनॉरिटी की एज 21 साल तक मानी जाएगी, या फिर मेजॉरिटी की एज 21 साल के बाद मानी जाएगी, या फिर किसी दूसरे कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट कर दिया गया उसके लिए कि हाँ इसकी देख रेख सरकारी बंदा करेगा, उस केस में भी उसकी एज 21 ही मानी जाएगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं कि कब कब कि माइनर के केस में एग्रीमेंट को कब सही कब गलत, कितना सही कितना गलत माना जाएगा, वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वो वॉइड अब इनिशियो ही होता है, कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर कोई एग्रीमेंट उसके साथ करता है तो सामने वाला बंदा, वो उसकी गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया कि वो माइनर है। आगे, नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, एक माइनर को आप कॉन्टैक्ट में रहने के लिए दबाव नहीं डाल सकते, बाउंड नहीं कर सकते। आपने एक बार उस माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, कल को माइनर मना कर देता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं भाई तुझे मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता करना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। नो रेस्टिट्यूशन, अगर कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी माइनर ने झूठ बोल के या उस कॉन्ट्रैक्ट में रह के कोई बेनिफिट माइनर ने ले लिया है, तो ऑल्दो तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो माइनर ने अगर जो भी जितना भी पैसा निकाला है वो पैसा वापस करने के लिए माइनर को बोल सकता है कोर्ट। लेकिन वो पैसा अगर माइनर के पास बचा हुआ है तो नो रेटिफिकेशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट माइनर के साथ वो रिन्यू नहीं हो सकता जब वो मेजर बन जाए, जब वो बड़ा हो जाए। यानी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, कल को वो बड़ा हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो कॉन्ट्रैक्ट तुम बच्चे के बचपन में किया था वो वाले पैसे तुम आज, या पैसे या वो वाला काम आज करके दो मुझे, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चे ने 16 साल की उम्र में उधार लिया किसी से और नहीं चुकाए तो सामने वाला बंदा तो मांग ही नहीं सकता उससे एज पर लॉ। लेकिन अब वो 18 का हो गया तो क्या आप मांग सकता है वो वाले पैसे उधार जो 16 साल में उसने उधार लिए थे? नहीं, अभी भी नहीं मांग सकता। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो कोर्ट के पास गया, कोर्ट के पास उसी बंदे के पास गया, उससे बोला कि मुझे पैसे और उधार दे दो। उसने कहा मैं पैसा उधार दे रहा हूं, लेकिन इसमें से ना मैं ये लिख के दे रहा हूं कि जो पहले वाले पैसे थे ना तो मुझे वो भी वापस करेगा। तो इसने बोल दिया हाँ मैं वो भी वापस करूंगा, इसने खुद हाँ कर दिया। अगर ऐसा करता है तो हाँ, अब ये उस पैसे को उधार जो पुराने वाले पैसे थे ना वो भी देगा। माइनस प्रॉपर्टीज लाइबल फॉर नेसेसिटीज, जनरली ये केस उसी केस में आता है जब एक बच्चे के माँ बाप ना रहे हो या अनाथ हो गया, ऑर्फन हो गया हो। उस केस में क्या होता है, कोर्ट अपॉइंट करता है बच्चे के लिए कोई गार्जियन या फिर सुपरिटेंडेंट। उस केस में बच्चे से रिलेटेड जो भी उसके बेसिक नेसेसिटीज वाले खर्चे हैं वो खर्चा किया जा सकता है उसी बच्चे की प्रॉपर्टी के अंदर से। और कोई तीसरा बंदा उस बच्चे को कोई नेसेसिटीज वाली चीजें प्रोवाइड करता है तो वो बंदा भी कोर्ट के पास या फिर लीगली उस बच्चे की प्रॉपर्टी में से पैसा मांग सकता है। और प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ उसका घर नहीं होता, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके नाम पे जो घर है, उसके नाम पे जो बैंक बैलेंस है, उसके नाम पे जो एफडीज है, उसके नाम पे जो शेयर्स है बच्चे के नाम पे, वो सारी चीजें आ जाती है प्रॉपर्टी के अंदर से। तो इसमें एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा उसे उठा के ले गया हॉस्पिटल में, उसके लिए उसका बिल पे कर दिया, तो क्या वो बंदा उस बच्चे की प्रॉपर्टी में से पैसा मांग सकता है? यस, वो मांग सकता है क्योंकि ये उसकी नेसेसिटीज का आइटम है। ऐसा नहीं कि वो कुछ फालतू के
महंगी महंगी चीज़ों के शौक पूरे कर रहा है और वो भी उसकी प्रॉपर्टी से निकाला जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। सिर्फ बेसिक खर्चे ही उसको अलाउड होंगे। माइनर एज एन एजेंट, एक माइनर एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे माइनर काम कर सकता है, लेकिन अगर माइनर से भी कोई गलती हो जाती है, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो माइनर की उसमें माइनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, सारी जो लाइबिलिटी आएगी वो प्रिंसिपल भी आएगी। माइनर एज अ पार्टनर, एक माइनर पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर नहीं बन सकता, वो क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकता तो पार्टनर क्या बनेगा? पार्टनर का मतलब क्या, वो काम करेंगे ना, कल को जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी काम आएगा वो करेंगे जिस काम के लिए पार्टनरशिप बनी हुई है। लेकिन एक माइनर बेनिफिशियल पार्टनर बन सकता है। बेनिफिशियल पार्टनर, उसको कुछ काम नहीं करना, लेकिन पार्टनरशिप से जो प्रॉफिट आएगा, उस धंधे से जो प्रॉफिट आएगा, जब सारा पार्टनर बढ़ता है उसको भी उस पार्टनरशिप का हिस्सा मिल जाएगा। इसका मैंने बताया था आपको प्रैक्टिकली क्या होता है कि 4 पार्टनर अगर होते हैं, मान लीजिए 4-5 इतने पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे को एज ए बेनिफिशियल पार्टनर बना लेते हैं बाकी सारे लोग मिलके। लेकिन इसमें बस एक कैच है कि जो बाकी सारे पार्टनर हैं सबकी हाँ होनी चाहिए, एक भी मना ना करे इस चीज के लिए कि उस माइनर को हम बेनिफिशियली पार्टनर बनाना चाहते हैं। माइनर एज ए शेयर होल्डर, 3 बातें पड़ी थी इसमें। एक, माइनर कोई शेयर होल्डर बन नहीं सकता, शेयर या मेंबर बन ही नहीं सकता कंपनी में, लेकिन उसके माँ बाप अगर उससे गार्जियन उसको शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके नाम पे शेयर आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने कोई गलती से, कंपनी ने गलती से उसको शेयर दे दिए, नए शेयर एक माइनर को अलॉट कर दिए, तो कंपनी उस शेयर को मना कर सकती है, अलॉटमेंट मना कर सकते हैं, लेकिन जितने पैसे कंपनी के पास आए हैं कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। श्योरिटी फॉर अ माइनर, एक माइनर के लिए कोई बंदा श्योरिटी या गारंटर बन सकता है और तीसरा बंदा उस गारंटर के पास ही आएगा कल को पैसे मांगने, माइनर के पास नहीं जाएगा। ये कैच है इसमें। दूसरा कैच क्या है, एक माइनर खुद किसी का गारंटर नहीं बन सकता। मैंने एग्जाम्पल किया था कि छोटा भाई है जो 16 साल का, अपने बड़े भाई 20 साल के भाई के साथ गया दुकान पे, और छोटे भाई ने बोला 16 साल वाले भाई ने कि मेरे भाई को फोन दे दो, इसके बदले में मैं गारंटी लेता हूं उसकी, इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। तो ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकता वो। मॉर्टगेज एंड सेल इन फेवर ऑफ माइनर, एक माइनर अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, लेकिन वो अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है अगर वो उसके पूरा पैसा दे के खरीद रहा है तो ये कर सकता है। और अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है और सामने वाला बंदा उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, पूरे पैसे देने के बाद ही प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तो इस केस में माइनर, वो बच्चा कोर्ट के पास जा सकता है। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, हमने ऊपर जितने पॉइंट पढ़े वहां पे बहुत सारे पॉइंट माइनर के बेनिफिशियरी के हिसाब से देखे गए हैं, बस उसी का इन्होंने एक समरी सी बना दी है यहाँ पे। एक माइनर को जनरली बेनिफिशियरी के तौर पर देखा जाएगा, लॉ माइनर को बेनिफिट देता जाता कि माइनर की गलती ना मानी जाए। कोई अगर माइनर के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है तो उसकी गलती है, वो माइनर को बाउंड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बोली गई कि माइनर को एक तरह से बेनिफिट साइड में रखा गया लॉ ने। तो 2-3 पॉइंट हमने क्या पढ़े थे कि जैसे उसके नेसेसिटीज वाले खर्चे, पार्टनरशिप में वो बेनिफिशियरी ओनर बन सकता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे पार्टनर चाहे तो उसको बेनिफिशियरी ओनर बना सकते हैं। उसकी नेसेसिटीज से खर्चे जो उठाए जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी से उठाए जाएंगे, ये चीज हो सकती है। लास्ट क्या पढ़ा था, माइनर इज इंसॉल्वेंट। ये वाली बात मैंने कहा था कि ये मत पढ़ना, थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया है, मेन पॉइंट आपका यहीं तक है। A minor cannot declare to be insolvent as he is not competent to a contract। जब एक बंदा एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, वो वॉइड अब इनिशियो हो जाता है, एग्रीमेंट के टाइम पे वर्ड हो जाता है, तो क्या वो इंसॉल्वेंट कहलाया जाएगा? नहीं, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो दूसरा बंदा उस पर केस ही नहीं कर सकता कि हाँ इसने मेरा काम करके नहीं दिया या मुझे इससे मेरे पैसे वापस करवाओ। जब उसको केस ही नहीं कर सकता तो कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट क्यों घोषित करेगा? जनरली इंसॉल्वेंट कोर्ट अप्रूव करती है कि हाँ इस बंदे के पास इसका पूरा बिजनेस किसी बंदे का बिजनेस डूब चुका है, इसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं बचा, इसको हम इंसॉल्वेंट घोषित कर रहे हैं। एक्चुअली कोर्ट करता है लीगली। इस पॉइंट में इतने ढंग से समझाया नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि माइनर पर खत्म होता है। प्लीज इसको जरूर रीड आउट कर लेना। इसी के बाद हम इसका बाकी का पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए इस वाली वीडियो को अभी खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू।